हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं प्रदूषण का जो पहला वीडियो है पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। ये उसका दूसरा पार्ट है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो जाकर प्लीज़ उसे देख लिए, तभी आपको ये समझ में आएगा। जैसा कि आपको पता है, ये दरोगा, स्पेशल और लैब असिस्टेंट या जो भी बायोलॉजी जिन भी एग्ज़ाम में आना है उनके लिए ये यूज़फुल वीडियो रहेगी, जहाँ तक मुझे उम्मीद है। तो प्लीज़ वीडियो पर बने रहें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें जो मेन पढ़ना है, मैं 3 प्रदूषण के बारे में पढ़ना है। मैं वायु प्रदूषण के बारे में पहले वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ। ये दूसरा पॉइंट है जल प्रदूषण, वाटर पॉल्यूशन के बारे में आज हम बात करेंगे कि जल प्रदूषण में क्या होता है। जैसा कि हम सब जानते हैं, जो वाटर होता है, जल, उसमें अवांछित पदार्थों का मतलब अनडिजायरेबल सब्सटेंस का मिला होना जल प्रदूषण कहलाता है। हम बहुत सारे एग्जाम्पल देख सकते हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, जैसे कार्बनिक, अकार्बनिक, जैविक, रेडियोधर्मी तत्व हो सकते हैं। इन पदार्थों के अलावा जल, पशु, मनुष्य, कृषि आदि, ये भी इसके ही मतलब जल प्रदूषण के अंदर ही, मतलब इनसे भी जल प्रदूषण हो सकता है। जैसे पशुओं से, मनुष्य से, कृषि के द्वारा जो भी फर्टिलाइज़र आज की डेट में यूज़ करी जा रही है, उनसे भी बहुत ज़्यादा जल प्रदूषण हो रहा है। तो हम जानते हैं दोस्तों कि जल प्रदूषण के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं। तो 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है इनको, बिंदु स्रोत और गैर बिंदु स्रोत। तो पहले हम बात करते हैं बिंदु स्रोत की, जो पॉइंट सोर्स है। ठीक है, पॉइंट सोर्स के अंदर क्या आता है, देखो, किसी निश्चित स्थान, जैसे कि नालियाँ हो गई, जो हमारे गली मोहल्ले या गाँव में नालियाँ होती हैं, या शहरों में पाइप होती हैं, उनके द्वारा जो पानी निकलता है, या कोई विशाल स्रोतों से पानी गिर रहा है। जैसे कोई बड़ी फैक्ट्री है, मान लीजिए आपके आसपास ही कोई फैक्ट्री होगी, या कोई नगर पालिकाओं से जो सीवेज पावर प्लांट, जैसे शुगर फैक्ट्रियों से जो सीवेज पावर प्लांट के द्वारा जो पानी निकल रहा है, फैक्ट्रियों से जो बाहित प्रदूषक नदी, झीलों, जलाशयों तथा समुद्र में गिरना, मेन पॉइंट बिंदु स्रोत प्रदूषण के ही अंदर में आता है। अब बात करते हैं हम दोस्तों गैर बिंदु स्रोत, जो नॉन पॉइंट सोर्स हैं। इसके अंदर क्या आता है, जैसे विस्तृत क्षेत्र, जैसे बड़े क्षेत्र, जैसे खेतों, चारागाहों, निर्माण स्थलों, खदानों, गड्ढों, सड़क व गलियों से बहता हुआ मल, जो हमारे पानी में, जो नदियों में या समुद्र में जाता है, उससे जो प्रदूषण होता है, तो उसके लिए गैर बिंदु स्रोत भी जिम्मेदार हैं। अब जानेंगे हम जल प्रदूषण के कारक, मतलब वाटर पॉल्यूशन के फैक्टर कौन कौन से फैक्टर हैं। देखिए, जैसे कि मैंने भी हल्का सा एक छोटा सा डायग्राम बना रखा है। जैसे अपशिष्ट पदार्थ, सड़े गले पदार्थ, खनन, उद्योग, इंडस्ट्रियल एरिया, बाहित मल, गंदा बहता हुआ पानी, कृषि, ये इसके मेन कारक हैं, हो नहीं सकते, हैं ही। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। हम मेन पॉइंट के बारे में बात करेंगे। इफ़ेक्ट ऑफ वाटर पॉल्यूशन, जल प्रदूषण के प्रभाव। जल प्रदूषण के हम प्रभाव देखें सामान्य तौर पर, तो दोस्तों देखिए, जो हमारी हेल्थ, सबसे पहला जो पॉइंट है, हमारा स्वास्थ्य, जो मानव का स्वास्थ्य होता है, जल प्रदूषण का प्रभाव उस पर भी काफ़ी पड़ता है। जैसे हमारे घरेलू कचरा हो गया एवं सीवेज हानिकारक जीवों के विकास हेतु अनुकूल परिस्थितियाँ उत्पन्न करता है। आप ऐसे समझिए, जैसे घरेलू कचरा हो गया या सीवेज, ये जो वायरस, बैक्टीरिया होते हैं, उनके लिए फेवरेबल कंडीशन उत्पन्न करता है। तो जिससे जो हमें, मतलब मनुष्य को, टाइफाइड, हैजा, पेचिस, पीलिया आदि संक्रामक रोगों का कारक है ये, मतलब घरेलू कचरा वगैरह, ये जो भी है। जैसे हम लोगों को टाइफाइड हो जाता है, हैजा हो जाता है, पेचिस, टाइफाइड जो होता है हमें ये बैक्टीरिया से होता है, हैजा ये मतलब गंदे पानी पीने से हमें होता है, टाइफाइड जो होता है, हैजा होता है, पेचिस जिसे पेट खराब होना, ये भी
तो गंदे पानी से ही होता है। तो ये पढ़ाना सीधे तौर पर मनुष्य के स्वास्थ्य पर प्रभाव। अब जैसे औद्योगिक इकाइयों के हम बारे में बात करें, जो अपशिष्ट जल है मतलब गंदा पानी है, ख़राब पानी है, तो अनेक विषाक्त मतलब पॉइजन धातुएं जैसे हो गया पारा, ठीक, सीसा, जस्ता, कैडमियम आदि पाई जाती हैं उस पानी में। तो अब बात करें हम पारा कैसे नुकसान पहुंचाता है। जैसे पारा युक्त जो जल होगा उससे हमें मिनामाटा रोग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जामों में पूछा जाता है कि मिनामाटा रोग किस कारण होता है। तो ये दोस्तों पारा के द्वारा होता है, जो कि पानी में गंदे पानी में पाया जाता है। इससे जो हमारा अंग प्रभावित होगा, जैसे अंग शून्यता मतलब अंगों का काम न करना, दृष्टि का धुंधलापन, साफ दिखाई न देना, विकृतियाँ उत्पन्न करता है, मतलब रोग उत्पन्न करता है पारा। और इससे जो मेन रोग मिनामाटा रोग होता है वो पारा से ही होता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम तांबे की। जैसे तांबे के प्रभाव से हमें हमारा रक्तचाप बढ़ेगा, मतलब हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, थकान होगी आदि ऐसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों हम जिंक की। जिंक के प्रभाव से हमारे वृक्क यानी किडनी को नुकसान हो सकता है। तो देखो आप, मैंने इतने सारे आपको पॉइंट बताए, तो सीधे तौर पर मानव स्वास्थ्य का हमारे स्वास्थ्य पर जो प्रदूषित जल होगा उसका प्रभाव देखने को मिलता है। अब बात करते हैं हम जलीय परितंत्र का प्रभाव। जलीय परितंत्र से मतलब है इफेक्ट ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम। जो पानी में रहने वाले पादप हैं, छोटे छोटे जीव जंतु हैं, उनकी जीवन शैली पर प्रदूषित जल का क्या प्रभाव पड़ता है, आइए हम वो जानते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको मानव स्वास्थ्य पर जो मैंने प्रभाव के जो पॉइंट बताए हैं वो समझ में आए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम इफेक्ट ऑफ एक्वेटिक सिस्टम। तो देखो आपने देखा होगा जो प्रदूषित जल के कारण जो जलीय पारिस्थितिक तंत्र होता है, जैसे आपने कोई बड़ा तालाब ही देखा होगा, उसमें उपस्थित पादप जीव जंतुओं के भौतिक व रासायनिक व जैविक अभिलक्षणों पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। जो उसमें छोटी छोटी मछली जीव जंतु होते हैं और जलीय पादप होते हैं, तो ये प्रदूषित जल उनकी जैविक, भौतिक और रासायनिक तौर पर उनमें भी नकारात्मक प्रभाव डालता है, या आप ऐसे समझिए नुकसान पहुंचाता है। जैसे हम जलीय जीवों की बात करें, जो जलीय जीव जो होते हैं जीवित रहने के लिए उन्हें जल में घुलित ऑक्सीजन की महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है। लेकिन जो उर्वरक हैं, फर्टिलाइज़र हैं और गंदा पानी है, जो इंडस्ट्रियों का या औद्योगिक का जो कचरा आ रहा है, वो जलीय निकाय में मतलब जल में मिलने से पोषक तत्वों में वृद्धि कर देता है। अगर वो पोषक तत्वों में वृद्धि करेगा तो उससे शैवालों की अधिकता बढ़ जाएगी। तो उसके कारण होगा क्या दोस्तों, जो जल में प्रकाश आना है जिससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी, तो उसी के कारण तो पेड़ पौधे उसमें जीवित, मतलब छोटे पौधे जीवित रह पाते हैं, तो और जो जीव जंतु हैं उसमें प्रकाश नहीं पहुंच पाएगा। तो जिससे होगा क्या, जो जलीय पादप हैं और जो जीव जंतु हैं प्रकाश संश्लेषी अभाव के कारण नष्ट हो जाएंगे तथा मर जाएंगे। तो ये भी देखिए जलीय परितंत्र पर प्रदूषित जल का प्रभाव इस तरह का होगा, जिसमें छोटे जीव जंतु और जलीय पादप मर जाएंगे। जलीय पादप की जो प्रकाश संश्लेषी क्रिया नहीं हो पाएगी, और जो जलीय जीव जंतु जो हैं उन्हें ऑक्सीजन युक्त जो ऑक्सीजन है वो जल में घुलित ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, इसके कारण वो मर जाएंगे। सिंपल सी मैंने परिभाषा में आपको समझाया है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सॉरी, क्योंकि मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है सुपोषण, जिसे हम यूट्रोफिकेशन कहते हैं। ये जल है, जल में देखिए क्या क्या है। जल में BOD है, एल्गी ब्लूम है, पोषक पदार्थों के कारण पादपों की संख्या में वृद्धि,
नाइट्रोजन है, फास्फोरस है। देखिए अब समझते हैं हम बीओडी होती क्या है। बीओडी जो होती है बायोलॉजिकल, इसका पूरा नाम है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। जैसे जल में कार्बनिक तत्वों के जैव रासायनिक अपघटन को, जैसे कार्बन बीओडी को, मतलब बीओडी का मतलब क्या होता है हम ये समझते हैं ना। जल में कार्बनिक तत्वों के जैव रासायनिक अपघटन को बीओडी कहते हैं, मतलब बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन। कार्बनिक तत्वों के जैव जो कार्बनिक तत्व हैं तो उनका जैव रासायनिक अपघटन होगा तो उसे हम बीओडी कहते हैं, मतलब बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन। ठीक है, अब बात करते हैं हम डीओ के बारे में। डीओ क्या है? घुलित ऑक्सीजन, मतलब डिसॉल्व ऑक्सीजन। ये है जलीय जीवों के लिए आवश्यक है। डीओ घुलित ऑक्सीजन, ये जलीय जीवों के लिए आवश्यक है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इसकी मात्रा जो होती है जल में 5.0 mg से कम ही होती है। ठीक है, जल प्रदूषण पर नियंत्रण। जैसे अब हम बात करते हैं जल प्रदूषण पर हम नियंत्रण कैसे, जल प्रदूषण पर हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। सरकार को या आम लोगों को करना क्या चाहिए जिससे हमारे नदी नाले प्रदूषित ना हो। जल से संबंधित कानूनों को कठोरता से पालन करना चाहिए तथा घरेलू सीवेजों को, जो घरेलू सीवेजों का उपचार करना चाहिए और तथा नियमित वाटर टंकियों का, तालाबों का, नदियों जो नदियां हैं आसपास की, उन्हें सफाई करनी चाहिए। जैसे बात करते हैं हम गंगा कार्य योजना व राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के बारे में करते हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा केंद्रीय गंगा प्राधिकरण, मतलब केंद्र सरकार ने इसका गठन किया था 1995 में। गंगा एक्शन प्लान, जिसे गैप नाम से बोला जाता है, जो इसकी शॉर्ट फॉर्म है, शुरू हुआ था 33 पर हुआ था। आप लोग जानते ही होंगे 35% जो भारतीय जनसंख्या है वो इसी नदी घाटी में निवास करती है, मतलब गंगा के आसपास के इलाकों में ही निवास करती है। तो अब से निवास करती है तो अब आप ऐसे समझिए, जब आसपास लोग, बस्ती, शहर, गांव, कस्बे होंगे तो उसमें से गंदा पानी या कचरा या लाशें, गाद नदी तंत्र में ही प्रवाहित होगा। समझ रहे हो आप बात को। तो गंगा एक्शन प्लान ये फर्स्ट था। तो वर्ष 1986 से 1993 तक ये चलाया गया। अब बात करें 1995 की, तो केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का नाम बदल के राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण कर दिया गया। तो ये तो था पहला गंगा, मतलब केंद्र सरकार का पहला जो नियंत्रण बोर्ड बनाया गया था। अब बात करते हैं नमामि गंगे की, जो दूसरा बनाया गया, मतलब नदियों को साफ सुथरा बनाए रखने के लिए। जून 2014 में केंद्र सरकार द्वारा यह योजना शुरू की गई। इस जल प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण अधिकरण 1974 के तहत केंद्रीय जल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा राज्य जल प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों की स्थापना की गई। इसके तहत स्थापना का प्रावधान किया गया, मतलब लागू की गई। इसका काम था जल प्रदूषण नियंत्रण निवारण हेतु अधिकार प्राप्त संस्थान, मतलब इसका काम था जल प्रदूषण निवारण हेतु संस्थाओं की जो स्थापना करना, ये इसका काम था, जो नमामि गंगे योजना के तहत आता है। याद रखना, नमामि गंगे योजना 2014 में, जो 2014 में आई थी। ठीक है, अब बात करते हैं हम, ये तो था जल प्रदूषण के बारे में, मैंने मेन पॉइंट इसमें इंक्लूड किए थे। अब बात करते हैं हम मृदा प्रदूषण के बारे में। अब मृदा प्रदूषण की परिभाषा क्या होती है मैंने इसमें मेंशन नहीं किया, मैं वैसे ही बता देती हूँ, आप समझने की कोशिश करिए। जैसे जो मृदा में अपशिष्ट या डिजायरेबल पदार्थों का अधिक मिल जाना ही मृदा प्रदूषण कहलाता है। ठीक है, और जो मृदा प्रदूषण के मुख्य स्रोत हैं वो मैंने इस चार्ट के थ्रू समझाया है। जैसे अम्ल वर्षा का होना, सूक्ष्म जीवों का मर जाना, जैविक अपशिष्ट, ये 2 बार लिखा हुआ है, इसे हम काट देती हूँ मैं,
वनों का कटाव होना, अवैज्ञानिक तरीके से वर्षा करना, तेल अधिप्लाव मतलब तेलों के जो टैंक तेल का फैलना मतलब पानी में, समुद्र में, नदियों में, ये भी मृदा प्रदूषण का मुख्य कारण हो सकता है। औद्योगिक नगरियों से अपशिष्ट पदार्थ का निकलना, ये मुख्य कारण है मृदा प्रदूषण के, याद रखना आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। मृदा प्रदूषण के स्रोतों का वर्गीकरण करें तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्राकृतिक स्रोत, एक मानव जनित स्रोत। मतलब कहा जाए तो प्राकृतिक स्रोत के अंतर्गत ही आता है मृदा में पहले से उपस्थित रोगजनक सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, ठीक है। व मानव जीवों का मलमूत्र, आंतों में बहने वाले जीवाणु व प्रोटोजोआ, प्राकृतिक मृदा अपरदन, ये सब प्राकृतिक स्रोत हैं। जैसे मृदा में पहला पॉइंट आपको समझाते हैं। जैसे मृदा में पहले से उपस्थित बैक्टीरिया मतलब उपस्थित बैक्टीरिया जो होते हैं मिट्टी में उपस्थित, अगर किसान ज़्यादा खाद और फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करेगा तो जो मृदा में केंचुआ और जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं वो मर जाएंगे। तो ये भी प्राकृतिक स्रोत हुआ मृदा प्रदूषण का, ठीक है। रोग अब बात करते हैं हम सेकंड पॉइंट की, मानव जीवों का मलमूत्र। जैसे मनुष्य कुछ भी खाता है, वो मलमूत्र जो उसकी आंतों में जो रहने वाले जीवाणु होते हैं वो मल के द्वारा अपना मल बाहर ज़मीन में त्यागेगा, या जहाँ भी ज़मीन में दागा तो उससे बहुत सारे एस्केरिस नामक एक प्रोटोजोआ के अंतर्गत एक आता है एक बैक्टीरिया ही, तो उससे भी मृदा प्रदूषण होगा। प्राकृतिक मृदा अपरदन, जैसे अत्यधिक वनों के कटान से मृदा का अपरदन होने से भी मृदा प्रदूषण होता है। अब बात करते हैं मानव जनित स्रोत की, जो मानव द्वारा स्रोत हैं मृदा प्रदूषण के। जैसे औद्योगिक प्रवाह से हानिकारक गैसों का, रसायनों का निष्कासन। आप ऐसे समझिए जैसे जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री हैं उनसे जो धुआं निकल रहा है या जो गैसें निकल रही हैं उन रसायनों का निष्कासन हो रहा है, तो इससे मृदा प्रदूषण में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि देखने को मिलती है। जैसे जो मतलब जो गंदा पानी या गैसें मिट्टी में मिलेंगी तो मिट्टी अगर इसकी मात्रा ज़्यादा बढ़ जाएगी तो मिट्टी अपनी क्षमता खो देगी, तो ये भी मृदा प्रदूषण का एक मुख्य कारण है। अब बात करते हैं उद्योगों से उत्सर्जित जैसे गैसें अम्लीय वर्षा का कारण बन सकती है, जैसे CO2 सल्फ्यूरिक एसिड। अगर हवा में ज़्यादा CO2 होगी, सल्फ्यूरिक एसिड होगा और वर्षा होगी तो वो पानी वर्षा का मिट्टी में ही आएगा, तो उसमें ज़्यादा मात्रा में अगर सल्फ्यूरिक एसिड होगा तो मृदा ज़्यादा अम्लीय हो जाएगी, जिससे फसलें ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर पाएंगी। ये भी एक मृदा प्रदूषण का मुख्य कारण है। अब मृदा प्रदूषण के हम प्रभाव दे सकते हैं, कौन कौन से प्रभाव हैं इसके। कृषि के हेतु अनुकूल विभिन्न जीवाणुओं व केंचुआ आदि जीवों की मृत्यु को हो जाने से खाद्य श्रृंखला प्रभावित होती है। मैंने अभी प्राकृतिक स्रोत में बताया था, जैसे अगर हम अपनी कृषि में मतलब जैसे हम खेती करते हैं तो उसमें अत्यधिक फर्टिलाइज़र, उर्वरक या खादों का प्रयोग करते हैं, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड का ज़्यादा मतलब स्प्रे छिड़काव करते हैं, तो उससे जो जीवाणु होते हैं मृदा के अंदर और केंचुआ, उन जीवों की मृत्यु हो जाएगी, तो उससे खाद्य श्रृंखला प्रभावित होगी। अब खाद्य श्रृंखला प्रभावित कैसे होगी, क्योंकि केंचुआ जो होता है ज़मीन को उपजाऊ बनाता है जिससे फसल अच्छी हो। अगर केंचुआ ही और जीवाणु ही मर जाएंगे तो मृदा नहीं होगी कैसे, तो इससे होगा क्या, सीधे खाद्य श्रृंखला प्रभावित होगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हम।
मृदा अपरदन होने में पोषक तत्वों का ह्रास होता है। जैसे मृदा अपरदन होता है, मिट्टी बह के आती है किसी क्षेत्र से, तो उसके साथ साथ पोषक तत्व भी बह के चले जाते हैं। ठीक है, तो ये भी मृदा प्रदूषण का मुख्य कारण है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। मृदा अपरदन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया को मंद कर देता है। मतलब कहने का मतलब है, अगर मृदा अपरदन होती है तो नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रक्रिया जो होती है वो स्लो हो जाती है। इससे फसल अवरुद्ध हो जाती है। जैसे धान की खेती हो गई, मटर की खेती हो गई, या जो भी दालों की खेती है, तो उसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर इसकी ही क्रिया मंद हो जाएगी तो जाहिर सी बात है फसलों की गति अवरुद्ध होगी ही। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की। सिंचाई तथा उर्वरों की अधिक मात्रा होने से मृदा में अम्लीकरण की, मतलब एसिडिक ज़्यादा हो जाएगी, समस्या उत्पन्न ज़्यादा हो जाएगी, जिससे फसल अच्छी तरह वृद्धि नहीं कर पाएगी और जिससे कि सीधा प्रभाव किसान को पड़ेगा तो फिर उसका प्रभाव जो मतलब देश में रहने वाले लोग हैं उनको भी इसका प्रभाव झेलने को पड़ेगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम मृदा प्रदूषण को रोक कैसे सकते हैं, इसकी रोकथाम कैसे कर सकते हैं, कौन कौन से हमें उपाय करने चाहिए। जैसे कागज़ हो गया, प्लास्टिक आदि से जो निर्मित वस्तु हैं उनका पुनर्चक्रण हमें करना चाहिए। प्लास्टिक बैग हैं, प्लास्टिक थैलियाँ हैं, उन्हें हमें बैन या प्रतिबंध लगाना चाहिए कि उनका उपयोग ना किया जाए। ये हमारी मृदा और पर्यावरण के लिए हानिकारक है। तो ये हुए कुछ पॉइंट। अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं हम। लास्ट पॉइंट है मृदा प्रदूषण का, DDT डाइक्लोरोडाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन व अन्य हानिकारक रसायनों का पुनर्चक्रण करना चाहिए। कहने का मतलब है मृदा प्रदूषण को हम कई तरह से रोक सकते हैं। हमें पेड़ों का कटान रोकना चाहिए। जो हमारे आसपास जंगल हैं उनका जो अत्यधिक अनावश्यक कटान हो रहा है उन्हें रुकना चाहिए। हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए तथा अपने आसपास लोगों को जागरूक करना चाहिए कि ज़्यादा मतलब खेती करने में अनावश्यक उर्वरक खादों का प्रयोग ना करें और बिना वजह छिड़काव ना करें। ज़्यादा से ज़्यादा जैविक खादों का प्रयोग करें और कंपोस्ट खादों का प्रयोग करें, जिससे मृदा जो हमारी उपजाऊ बनी रहे और मृदा प्रदूषित ना हो। तो दोस्तों ये था प्रदूषण के बारे में। मैंने इसके दोनों पॉइंट बता दिए हैं और पहला पॉइंट मैं पहले वीडियो में बता चुकी हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। उम्मीद है कि आपको ये ज़रूर मदद करेगी ये वीडियो, जो आपके आने वाला बंदरों का एग्ज़ाम है या लैब असिस्टेंट का या जो भी बायोलॉजी से रिलेटेड दूसरे एग्ज़ाम हैं। थैंक यू।